आज के इस विशेष सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफी हमारे जो ऐसे साथी हैं आज पहली बार भी जुड़े हैं। हमारे इस लाइव सेशन में नए साथी भी जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे सीबीएसई जीटीओ का एग्जाम आने वाला है, उसके अतिरिक्त सेबी का एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो यूपीएससी जेटीयू का इंटरव्यू होने वाला है ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए, तो उसमें हमारे ऐसे साथी जिन लोगों ने मास्टर्स में इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत चिंता का विषय था कि अगर हमने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा है तो हो सकता है कि हमसे इंग्लिश साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाए। बिल्कुल संभावित है, अगर आपने अपना मास्टर्स इंग्लिश साहित्य से किया है तो बिल्कुल संभावित है कि आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए। तो हम कैसे जवाब देंगे सर, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए हमने आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे ताकि थोड़ा सा आप ना रिवाइंड कर सके, रिफ्रेश कर सके अपने आप को। तो आज एक कह सकते हैं कि काफी सारे लोगों की ये इच्छा थी, या सब लोग कह रहे थे कि सर अगर इंग्लिश लिटरेचर का एक सेशन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, जिससे कि चीजें थोड़ी रिवाइंड हो जाती और हमें ये समझ में आया था कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पिछले संडे को ये सेशन इनफैक्ट शेड्यूल किया था, पर कुछ कारणों की वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो आज हमारे बीच में श्रेया मैम है, जो कि झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में वर्तमान में जो है वो वहाँ पे कार्यरत है, वहाँ पे अपना अध्यापन का कार्य कर रही हैं, और जिन्हें इस विषय पर इंग्लिश साहित्य उनका विषय रहा है। और आज हमारे साथ में एज ए गेस्ट कह सकते हैं, एज ए गेस्ट फैकल्टी है हमारे साथ में, और अगले 1 घंटे तक हमें वो इंग्लिश साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित किस तरह के प्रश्न इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसके संबंध में, साथ ही साथ इंटरव्यू में यदि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, तो उसका आप किस प्रकार से जवाब दे पाए इससे संबंधित, और इस तरह के बाकी आपके अन्य प्रश्नों का जवाब हमारे साथ देंगी, हमारे साथ चर्चा करेंगी। तो मैम का अक्ष फाउंडेशन की तरफ से, हम सब की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि डिजिटल वेलकम किट जो है, क्योंकि आजकल डिजिटल ही चल रहा है, फिजिकल तो अगर हम करें तो फिजिकल होगा, वरना डिजिटल है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और बात साथ में सभी साथियों का जो आज के इस सेशन में जुड़े हैं, आप लोगों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं जरूर चाहूंगा कि मैम आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी है, तो जो भी हमारे साथी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वे अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि एक कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन और टू वे जो है इंटरेक्शन बढ़िया तरीके से हो सके। सो मैम ओवर टू यू नाउ, आप जो है अब यहाँ से अपने सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम। Thank you, sir. Thank you for giving such a nice introduction. I am very much happy for this. और मैंने क्वेश्चंस तो देखे, एक्चुअली मनु ने मुझे सेंड किया था। क्वेश्चन बहुत प्राइम, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो 5 मिनट मुझे कंसोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं या फिर टच में नहीं है। तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता है जिसको देख के ये सोचा जाए कि उफ ये क्वेश्चन कहाँ से आया। राइटर, बेसिक राइटर कौन है, क्या प्रोमिनेंट वर्क लिखा गया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को एक क्लास में सम अप करने की बात करें तो ये तो बहुत इनजस्टिस है लिटरेचर के साथ भी, और फिर एक तरीके का कह लो तो धोखा भी है तुम लोगों के साथ भी। तो हम लोग बस एक ये कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आया है उसके बेसिस पे जितने भी टॉपिक, राइटर क्लासेस बोरिंग हो सकती है, मगर मैं ये बता दूं कि जितना मैं बताऊंगी उससे 50 to 60% उसके लाइन लेंथ में तो तुम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्या है कि जैसे नेट जो होता है, अगर तुम लोग नेट का सिलेबस देखोगे तो उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ड्रामा हो गया तुम्हारा, नॉवेल, प्रोज, पोएट्री, नॉन फिक्शन, कल्चरल स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी। मगर ये जो वर्ड है नॉवेल या फिर ड्रामा, बस एक वर्ड नहीं है, इसमें पूरा जैसे तुम्हारा ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, कैनेडियन हो गया, हर एक जॉनर को, हर एक कंट्री के लिटरेचर को पढ़ना होता है। मगर जहाँ तक सब्जेक्ट की बात की गई तो बीएचयू का सिलेबस, बीए और एमए का, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। जितने भी राइटर हैं
जैसे फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको बोला जॉन जाता है? तो मिल्टन। ये दोनों, हाँ, फ्रांसिस बेकन। यस, फ्रांसिस बेकन। ही इज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। हु इज फ्रांसिस फादर बेकन ऑफ, बोला जाता है। हु इज फादर ऑफ एसे? हेलो, जिसमें फादर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसी फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। yes, father of English essay is Francis Bacon. That goes without a doubt. But who is father of essay? Montaigne. वेरी गुड। तो ये सब स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस बस माइंड में नहीं रखना है, मतलब माइंड में तो रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो स्लाइड चेंजेस होता है ना क्वेश्चन में, उसमें बहुत डिफरेंसेस हो जाता है। जो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है उसको आप लोग देखिए, और ऑप्शन में भी जितने राइटर हैं, जो भी माइन्यूट डिफरेंसेस है उसमें, उसको भी नोट करने का कोशिश कीजिएगा। एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग के पास अभी पेन और पेपर है तो कुछ एक लिटरेरी टर्म्स है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से जगह से मैंने इसे नोट डाउन किया है, तो इसलिए मेरे पास वो रिटन फॉर्म में है। तो अगर आप लोग अभी थोड़ा 5 मिनट बस लिख ले तो सही रहेगा। जी मैम, जी जी जरूर मैम। Okay, ma'am. आर यू रेडी? यस यस मैम। मैम। इसमें ओके, जी मैम। राइट डाउन टर्म्स एंड हु प्रोफाउंडेड इट, लाइक लिटरेरी टर्म्स मैं बोल रही हूँ, और जिस राइटर ने इसे प्रोफाउंड किया है उस राइटर के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट लिखो निगेटिव कैपेबिलिटी, जॉन कीट्स। Second is gynocriticism. Second is gynocriticism. Ellen Swalter, ELINE SHOW ALTER. Excuse me, ma'am. Yes, sure. इनका टर्म क्या Yes. था? कैन यू प्लीज रिपीट? Gyno, GYNO, gynocriticism. Gyno is related to female. Gynocriticism. Got it. Thank you. And the term was coined by Ellen Swalter, ELAINE SHOWALTER. Third is theater of absurd. This term was coined by Martin, MARTIN, Martin Islin, ESSLIN. Fourth term is movement, MOVE,
M-E-N-T, movement. The term was coined by J.D. Scott. Sonnet, S-O-N-N-E-T. सोनेट का मीनिंग पता है किसी को? It's a kind of ma'am. poetry. Yes, it's a kind of To sing, ma'am. 14 lines. Sono is song. A 14 like you line must have poem. heard sextet, octet, concluding couplet. Who is famous for writing sonnets? William Ma'am, Shakespeare, ma'am. William Shakespeare. How many sonnets? By Spencer. How many sonnets? 154. Yes. Very good. Very good. Very good. तुम लोग बोल रहे हो सब इंग्लिश का भूल चुके हैं, सब तो याद है. This session is just to build your confidence, nothing else. All right. उन्होंने सोनेट को डेडिकेट किया था, like 1 to 127 सोनेट, like from सोनेट नंबर 1 to 27 किनको डेडिकेटेड है? His friend. Mr. W.H. वेरी गुड. और तुम्हारा डार्क लेडी को कौन सा सोनेट डेडिकेटेड है? Ma'am, 27 to 52. 127 to 52. 127. मैम 170 से लेकर 152 तक डेडिकेटेड है. बाकी टू जो है लव, गॉड ऑफ लव है, उनको डेडिकेटेड लास्ट. और दो. हाँ, सोनेट का फॉर्मेट जो होता है वो सोनेट 14 लाइन का पोएम होता है, जिसमें ऑक्टेट होता है. ऑक्टेट 8 लाइंस का होता है और सेस्टेट 6 लाइन का होता है. और 2 लाइन जो लास्ट का 2 लाइन होता है उसको हम लोग कंक्लूडिंग कपलेट कहते हैं. ठीक है. सोनेट टर्म को पहली बार किसने कॉइन किया था? टॉमस वॉट ने. THOMAS, टॉमस, WYATT. Next term is pathetic fallacy. Once again, ma'am. Pathetic. Fallacy. 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 This term was coined by John Ruskin. Next term is terza rima. Rima. TERZARIMA. अच्छा, ये टर्जा राइमा में एक पोयम बहुत फेमस है जो PB सेली ने लिखा है. कैन यू नेम दैट पोयम? Ode to the West Wind. सुना है क्या? सुना उसका है एक मैम. फेमस लाइन. हाँ देखो, ऐसे ही वो तुम लोग सोच रहे हो लाइन बाय लाइन पढ़ाना, वो पॉसिबल नहीं है. जो भी अभी बताते जा रहे हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको ऐसे ही रिमाइंड करेंगे हम लोग. उसमें एक लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. ये लाइन याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. इसको टर्जा रीमा को जो है वो टॉमस वॉट ने कॉइन किया था. थॉमस वॉट मैम. WYATT. ओके मैम. ब्लैंक वर्ड्स. पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, हमेशा याद रखना. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉपअप हो सकता है ये क्वेश्चन. पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? John Milton. और पैराडाइज अगेन
पैराडाइज मिल्टन नहीं लिखा है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कौन सी ईयर में लिखा है? यस मैम। कब सर? 1667 में। और रिगेंड 1671। 71 मैम, हाँ 1671। हाँ। ब्लैंक वर्ड्स सर SURREY, राइम रॉयल, जॉफरी चौसर। अच्छा, चौसर के बारे में पता है तुम लोगों को? कैंटरबरी टेल्स लिखा है इन्होंने, बहुत फेमस है इनका, याद रखना। यस मैम। इसमें जी मैम। पिलग्रिम की स्टोरी है, लाइक कि इसमें शायद 29 पिलग्रिम्स हैं जो कि एक जर्नी पे जा रहे हैं, और 2 स्टोरी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जाते टाइम बोलेंगे, और 2 स्टोरी पिलग्रिम से लौटते वक्त बोलेंगे, और जिनका भी बेस्ट स्टोरी होगा उनको एज अ गिफ्ट फ्री डिनर मिलेगा। मगर पूरी स्टोरी ख़त्म नहीं हो पाई, मतलब लाइक सब ने प्रॉमिस किया था 2-2 स्टोरीज बोलने का, और वो मतलब इनकम्प्लीट रह गया, वो वर्क जो है ना वो इनकम्प्लीट रह गया था। ये तुम लोग थोड़ा देख सकते हो, इसमें नाइट का स्टोरी है, कुक का स्टोरी है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, एक तरीके का सटायर ही है सोसाइटी पे, तो इसको तुम लोग देख सकते हो। मगर ये याद रखना, कैंटरबरी टेल जो है वो चौसर ने लिखा है, क्योंकि चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश भी एट टाइम्स उनको हम लोग कहते हैं, तो इसलिए चौसर के वर्क को कैंटरबरी टेल्स सबसे प्रोमिनेंट वर्क है उनका, जो उन्होंने 1387 में लिखा था। तो ये देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट लिख लो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है, इसको कॉइन किया था जीके चेस्टरटन ने। डिकंस्ट्रक्शन किसने कॉइन किया था? डेरिडा में। सॉसियोर। नहीं नहीं नहीं, डेरिडा। ओके, बेटा डेरिडा। ध्यान रखना बच्चे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। हेट्रोग्लोसिया टर्म माइकल बक्टिन ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड। टी.एस. इलियट मैम। मार खाओगे। उन्होंने फेमस किया था इस वर्ड को फेमस किया था टी.एस. इलियट ने, मगर कॉइन किसने किया था? वॉशिंगटन। इंटर, ये सब ही याद रखना कि टर्म किसी ने कॉइन किया होता है, फेमस कोई और करता है, हम लोगों को जो फेमस करते हैं उनको याद रहता है, मगर टर्म जो कॉइन किया वो इंटायरली डिफरेंट इंसान हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखने का है, क्योंकि यही माइन्यूट चीज़ है जहाँ पे हम लोग जो है वो एक तरीके के ट्रैक में फंसते हैं। इंटरटेक्सुअलिटी, INTERTEXUALITY, इंटरटेक्सुअलिटी। जूलिया क्रिस्टिवा। इपिफेनी। इपिफेनी का मीनिंग पता है क्या होता है? इपिफेनी का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन। मतलब अचानक से तुम लोग बैठे हो और तुम्हें एकदम ऑल ऑफ अ सडन समझ में आया कि क्या है पर्पस लाइफ का। ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें कुछ कभी कभी होता है, रियलाइज होता है कि ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि जेम्स जॉयस का यूलिसिस में एक सीन है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जो है उसको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो उसी तरीके से इपिफेनी का मतलब कि एक ऐसा मूवमेंट, वो 2-3-4 मिनट का या कुछ भी का मूवमेंट जहाँ पे तुम्हें सडन रियलाइज हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड इपिफेनी।
एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जेम्स जॉयस। ये टर्म को यूज किया गया मतलब उनके एक वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, नॉवेल है यूलिसिस, जो 1922 में उन्होंने लिखा था, उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था। Ma'am, can you please pronounce this term once Yes, again? EPICHANY, epiphany। Okay, thank you. हम्म। मेरे 20 हो गए पाउच है आपके पास? प्रॉब्लम प्ले, मेरे 20 प्रॉब्लम प्ले by Sydney, SYDNEY, Sydney। GRUNDY, Gilded Age, GILDED, Gilded Age by Mark Twain, TWAIN। मेटाफिजिकल पोएट, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोगों का, मेटाफिजिकल पोएट करके। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऑडिबस कॉम्प्लेक्स, by Sigmund Freud, yes, Sigmund Freud. हाँ, Sigmund Freud. effective fallacy and intentional fallacy। ये important है, effective fallacy and intentional fallacy। fallacy का मतलब पता है, लाइक कि कोई भी false चीज, मतलब effective fallacy या intentional fallacy का मतलब based on one feeling or emotion you are judging मतलब overall personality of a reader or anything that will come under the realm of effective fallacy। So this term was coined by Wimsatt and Bradley, WIMSATT and BEARDSLEY। Next term is egoistical sublime. This is also important. The term is coined by John Keats। Womenism, Alice Walker, New Historicism, Stephen Greenblatt, Imagism, IMAGISM by Ezra Pound, Collective Unconsciousness by Carl Jung, The Archetypical Approach by Northrop Fryer,
ambiguity by William Emerson, dissociation of sensibility and unification of sensibility. This term is important, always remember. कुछ याद रहे या नहीं याद रहे, TS रिलेट याद रहना चाहिए. TS रिलेट से और तुम्हारा वर्डफोर्स से क्वेश्चंस बहुत भर भर के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. Dissociation of sensibility and unification of sensibility by T.S. Eliot. Double Think by George Orwell. In Escape and in Stress. ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम लोग का. In Escape and in Stress by G.M. Hopkins. बस इतना ही रहना है. ये सब टर्म्स अच्छे से रोज अभी जितना दिन एग्जाम बाकी है देखते रहना. जितना लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क था हमने बता दिया. बाकी नोबेल प्राइज जो है वो कब किसको मिला है, पुलित्जर प्राइज कब मिला है, ये सब का कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट तुम लोग तैयार कर सकते हो. फिर अगर बोलो नॉवेल क्या होता है तो नॉवेल को बाय डेफिनेशन कोई है जो बोलना चाहेगा व्हाट इज नॉवेल? Ma'am, क्या novel होता है? literally means that is something new. ओके यस. नॉवेल का मीनिंग तो होता है एडिंग समथिंग न्यू बट वेयर. अगर हम लोग बोले ऐसे तो नॉवेल इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोज नैरेटिव दैट हैज कैप्टिव रीडर फॉर सेंचुरीज, holds a significant place in the realm of literature and culture. As a cornerstone of storytelling, novels transport us to a new world, introduce us to unforgettable character and shed light on human experience. मतलब नॉवल जो होता है ना उसमें न्यूनेस तो होती है मगर उसमें क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, प्लॉट होता है, थीम होता है, मोटिव होता है, सब प्लॉट होता है, क्लाइमेक्स होता है, कुछ मैसेज होता है, इम्पोर्टेंट एजेंडाज होता है, हर कुछ होता है. तो नॉवेल को बस ऐसे तुम एज अ लेमैन पढ़ो तो बात अलग हो जाती है मगर एज अ लिटरेचर स्टूडेंट पढ़ो तो वो बहुत अलग हो जाती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइन्यूट डिफरेंसेस. ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि प्लॉट का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं. कैरेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा फ्लैट कैरेक्टर, एक होता है तुम्हारा राउंड कैरेक्टर. तो फ्लैट कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, राउंड कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? फ्लैट कैरेक्टर का मतलब क्या कि वैसे कैरेक्टर जैसे फ्रेंड्स होंगे कोई तो स्टार्टिंग में डे 1 जिससे दोस्ती हुआ है डे लास्ट जो होगा वो भी वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं. और जो राउंड कैरेक्टर होगा वो आज आया, आज जो है बिहेवियर उसका बहुत अच्छा है, कल आएगा मे बी ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ वो तुमसे बात ही नहीं कर रहा है, तीसरे दिन बहुत अच्छे से पार्टी दे रहा है, फोर्थ डे फिर ऑफ. मतलब वो कीप ऑन चेंजिंग है. अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर कह लो कि मतलब वो क्यों चेंज हो रहा है तुमको भी नहीं पता. तो ये दो टाइप का कैरेक्टर होता है. एक होता है तुम्हारा फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर. वो क्या होता है, अगर हम लोग नॉवल की बात करें तो नॉवल को हम लोग एक लाइन में अगर डिफाइन करेंगे तो वो एक लिटरेरी फॉर्म होता है जिसमें लॉन्ग नैरेटिव होता है. जो ऐसे बोल लो और नॉवेल बोल लो, इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो ऐसे होता है तुम्हारा वो भी प्रोज के फॉर्म में होता है. प्रोज का मतलब समझते हो? हाँ मैम, that we communicate or the colloquial language, conversational language that is not written in meter or verse. हाँ वही, मतलब कि कोई भी मीटर या वर्ड्स नहीं होता है, उसको बस हम लोग बस लिखने के फॉर्म में लाइक कि पढ़ रहे हो. जैसे कि तुम्हारा फ्रांसिस बेकन ने लिखा है ऑफ स्टडीज में ऐसे, जैसे स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, और फिर लिखते गए उसके बारे में बस डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो उसी को हम लोग प्रोज कहते हैं. तो मतलब ऐसे जो होता है वो तुम्हारा 4 से 5 पेज का होता है मगर नॉवल जो होता है 400-500 पेजेस का होता है. तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो नॉवेल जो होता है वो एक फॉर्म ऑफ नैरेटिव है जो कि फिक्शन होता है. फिक्शन मतलब क्या, उसमें एलिमेंट ऑफ रियलिटी भी होगा प्लस
नॉन रियल एलिमेंट भी होगा, इमेजिनेशन भी होगा तुम्हारा राइटर का, है ना। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है थीम। थीम का मतलब समझते हो? थीम क्या होता है? पार्टी में जाते हो तो कभी होता है एक ब्लैक ड्रेस का थीम, तो उसी तरीके से नॉवल में भी जो सेंट्रल आइडिया होता है उस पे स्टोरी लिखी जाती है। तो सेंट्रल थीम क्या है? जैसे कि नॉवल जो होता है वो रिवॉल्व करेगी बहुत डायरेक्शन में, मगर बेसिक जो आइडिया है ना वो बार बार रियकरिंग थीम की तरह तुम्हें बार बार अपीयर हो सकता है। वर्च्यू हो, गुडनेस हो, ऑनेस्टी हो, थीम कुछ भी थीम हो, तो बाय एंड अगेन यू विल इनकाउंटर दीज थिंग कि अच्छा ठीक है, मतलब ऑनेस्टी को किसी न किसी तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मे बी फ्रेंडशिप को डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो थीम हमेशा याद रखना, थीम इज सेंट्रल आइडिया। फिर होता है तुम्हारा कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर की बात करें तो एक टर्म यूज होता है प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर। ये ध्यान रखना, प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर जो हीरो या हीरोइन होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर। फिर होता है एक एंटा प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर, जो विलेन होते हैं स्टोरी के, उसको हम लोग कहते हैं एंटा प्रोटागनिस्ट कैरेक्टर, ठीक है। और फ्लैट और राउंड कैरेक्टर के बारे में तो अभी हम लोग बात किए ही। एक मतलब सीक्वेंस होता है, जैसे कि हम लोग ही स्टार्टिंग में सुबह से अगर एक बार कोई भी बोले डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर डे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कितने बजे उठे, कितने बजे फिर मेडिटेट किए, वॉक किए, सब कुछ सीक्वेंस में लिखते हैं। ऐसा थोड़े लिखेंगे कि उठे और उसके बाद फिर वॉक पे चले गए, इवनिंग वॉक में दोस्त के साथ चले गए थे, ऐसा नहीं लिखते हैं ना। तो जो क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हैं, क्रोनोलॉजी मतलब समझ रहे हो, टाइम जो सीक्वेंस वाइज टाइम के इवेंट को मेंटेन करते हुए ऑर्डरली सीक्वेंस में लिखते हैं, उसी को हम लोग प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मतलब जो भी इवेंट, जैसे घटना घटित हो रही है स्टोरी में, नॉवेल में, उसको सीक्वेंस में बिगिनिंग कैसे हुआ, मिडिल कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, उसको सबको प्रॉपरली सीक्वेंस करके मतलब सीक्वेंस में दिखाने को ही प्लॉट कहते हैं हम लोग। तो बस यही सब चीज़ें हैं नॉवेल में। जो पहला नॉवेल तुम बोल लो, पामिला को बोलते हैं, पामिला को हम लोग वर्च्यू रिवॉर्ड भी कहते हैं। 1940s में लिखा गया था। पामिला किसने लिखा था? रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन की है। हाँ बिल्कुल, सैमुअल। ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चे, याद रखना। अच्छा, किस टाइप का नॉवेल है ये? पिस्टलरी मैम। वेरी एपिस्टलरी, गुड। हाँ, इपिस्टलरी पत्र नॉवेल क्या व्यवहार, होता है? जो क्या लेटर होता फॉर्म है? में लिखा लेटर जाता के है। फॉर्म में लिखा होता हाँ, है जो। जो कि लेटर फॉर्म में लिखा रहता है उसी को हम लोग एपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं। और एपिस्टलरी नॉवेल इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। लाइक कि हम लोग जितने फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को जानते हैं, बीट गॉथिक नॉवेल और तुम्हारा पिकारेस नॉवेल और कितने भी तरीके का फॉर्म का, मे बी नैरेटिव, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, कोई भी, मगर फर्स्ट तरीका जिस तरीके से नॉवेल लिखने की का बिगिनिंग हुआ था वो एपिस्टलरी नॉवेल के फॉर्म में ही बिगिनिंग हुआ था। लेटर फॉर्म में ही हम लोग लिखना स्टार्ट किए थे नॉवेल को। तो पहला नॉवेल हम लोग पामिला को ही मानते हैं। पामिला को और एक नाम है, क्या नाम है? वर्च्यू रिवॉर्डेड। वर्चू रिवॉर्डेड। ये, हाँ, वर्च्यू रिवॉर्डेड शायद। एक और है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये तुम लोगों को याद है? कौन से फ्रॉम 450 टू 1100 कौन सा एरा था, ऐसे करके जो भी है, मतलब कब था तुम्हारा एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ जॉन ड्राइडन, फिर तुम्हारा अलेक्जेंडर पोप का एज क्या था, मॉडर्निज्म कब से कब तक था, विक्टोरियन एज। ये सब एक बार तुम लोग देख लेना जरूर से, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम लोगों का आया था एग्जाम में जहाँ पे जम्बल्ड थे कुछ, जैसे तुम्हारा है कि रेनेसेंस, रिवाइवल, मेटाफिजिकल पोएट्स, विक्टोरियन एज, मॉडर्निज्म, ऐसे करके जम्बल्ड करके दिया गया था। और तुम लोग को अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस तैयार करना था कि कौन सा एज कब है। तो वो एज देख लेना कि तुम्हारा एंग्लो सेक्शन टाइम कब था, एज ऑफ चौसर कब से कब तक था, रेनेसांस कब से कब तक था, एलिजाबेथन टाइम कब से कब तक था। ये तुम लोग देख लोगे या हम तुम लोग को बता दें? यस, बता दीजिए मैम, बता दीजिए। देखो, बता दीजिए वाली बात नहीं है। तुम लोग अभी हम बता दे रहे हैं, मगर प्लीज अभी आज ही प्रॉमिस करो सोने से पहले ये दो चीज जो मैंने अभी लिखवाया
और अभी हम बताएंगे, ये याद कर लें। एक क्वेश्चन अगर रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन किया जाता है तो एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इवेंट से पूछेंगे ही पूछेंगे वो लोग, और ये बहुत इजी है, ऐसा है नहीं। तुम लोग भी लिटरेचर इतने दिन पढ़े हो तो आइडिया ऑब्वियसली होगा, तो ये पढ़ लेना, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत रट्टाफिकेशन है या फिर कुछ ऐसा है। लिख लो फ्रॉम 450 टू अलग अलग जगह अलग अलग। नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग तो है, मगर तुम एक तरीके से देखो तो बाई एंड लार्ज, जैसे कि तुम्हारा 450 है किसी बुक में, किसी में 650 है, किसी में 850 है, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ भी आएगा तो तुम ये दिमाग में रखना कि 450, मतलब स्टैंडर्ड, अगर तुम एडवर्ड एल्बर्ट की बात करो ना तो वो 450 लिखते हैं, तो हम लोग मानते यही हैं, मगर दिमाग में ये रखो कि 200 ईयर्स गैप। अगर तुम हमको 450 भी दे दिया गया, 650 भी दे दिया गया या 850 भी दे दिया गया, तो वो तुम्हारा एंग्लो सेक्शन टाइम में चल रहा था, ठीक है। और ऐसा नहीं है अलग अलग, जैसे कि तुम्हारा जो भी राइटर थे ना, जिस एज के प्रोमिनेंट हैं, उस एज से मतलब उस राइटर से उस एज को डिनोट कर दिया गया, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो जा रहा होगा। 450 to 1100 एंग्लो सेक्शन एंड नॉर्मन लिटरेचर। 1350 to 1400 the age of Chaucer। Chaucer's 1400 to 1550 early Renaissance। 1550 to 1620 the age of Elizabeth। 1625 to 1660। अच्छा, थिएटर क्लोज हुआ था कौन से ईयर में, तुमको याद है क्या? यस मैम, यस मैम 1642 में। यस मैम 1642 में क्लोज हुआ था। बिल्कुल 1642 में। और कब रीओपन हुआ था? 1660 में, रेस्टोरेशन पीरियड में। वेरी गुड वेरी गुड, याद था तुम लोगों को सब। 1625 to 1616 एज ऑफ मिल्टन हो गया ना। 1660 to 1700 ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कब आया था? 1611 में। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग सबको कुछ कुछ याद है नहीं? कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। मैम जी मैम, सबको सब कुछ है। मैम पढ़ा हुआ है पर 1660 to 1700 रिकॉल नहीं हो रहा है। हाँ हाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रह नहीं, गया है, वो बस क्या- वही आ जा रहा हाँ, है। वो क्या है ना कि क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, एक तो हो जाता है एक्सपोजर का बात कि बहुत दिन से टच में नहीं हो तो डर लग रहा है कि क्या है, मगर एक बार जो लाइन और लेन से बस प्रैक्टिस करके रिवाइज करके कैसे पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब समझ रहे हो, हालत खराब करने वाला ये है यार। तो जो भी जितना पढ़े हो बी और एमए में, सबको एक बार गो थ्रू करके चले जाना, बहुत है मतलब बहुत है, अच्छे से हो जाएगा, आराम से होगा, बस कॉन्फिडेंस में जाना। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, तुम बार बार माइंड में करोगे नहीं पढ़े हैं तो लगेगा अच्छा नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए जितना भी पढ़े हो उसको रिवाइज कर लेना। बीए एमए का सिलेबस हम मानू को भेज देंगे, वो तुमको दे देगी, शेयर कर देगी ग्रुप में। तुम लोग बी और एमए का बस सिलेबस से, राइटर और वर्क से इतने क्वेश्चंस पूछो मत। तो बस एक बार गूगल पे जाके विकीपीडिया करना टीएस इलियट के बारे में, कोई भी, जैसे मेटाफिजिकल पोएट ऐसे हैं या फिर ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, उसको तुम लोग एक बार गूगल करोगे, जितने भी टर्म्स हैं, हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम को लेके क्या बोला है टीएस इलियट ने, उसके बारे में स्ट्रेस और इनस्केप के बारे में क्या बोले हैं हॉपकिन ने,
उसको लेके एक बार देखोगे, चीजें आइडिया रिन्यू और रिफ्रेश होगा माइंड में, और कुछ करना ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखोगे पॉपअप हो जाएगा, अच्छा इसके बारे में तो ये पढ़ना है, उसके बारे में तो वो पढ़ना है, एटसेट्रा, वैसे ही। ऑल राइट, फ्रॉम 1700 टू 1660 टू 1700 एज ऑफ जॉन ड्राइटन हम लोग लिख लिए थे। हेलो मैम एज ऑफ मिल्टन के बाद Yes, क्या ma'am. बताया था? अच्छा, 1660 to 1700 एज, द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। (1700 to 1715) the age of Alexander Pope। (1750 to 1798) age of Dr. Johnson। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन मैम। सैमुअल जॉनसन का ही है प्रीफेस टू शेक्सपियर। अच्छा, 1798 में क्या हुआ था? 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। और 1800 में? जी, प्रीफेस टू 1800 था। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट किसने लिखा था? किसने लिखा था? एस.टी. कॉल ना, और विलियम वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ। एंड वर्ड्सवर्थ। उसमें 29 पोएम्स थी। फर्स्ट पोएम कौन सा था और लास्ट पोएम कौन? जी, फर्स्ट पोएम और लास्ट? मैम प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ। मैम एस.टी. कॉलरिज की पहली पोएम एंशिएंट टू राइमा करके है ना, मारिनर ऐसे करके कुछ। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये पहली राइम ऑफ पोएम है एंशिएंट उसमें। मैरिनर। और लास्ट की जो और है लास्ट वो पोएम प्रीलूड की मैम। टिंटन है भी। हाँ जी, प्रिल्यूड। प्रीलूड। इंटर्न एबे जो है वो कौन से इसमें लिखा गया था? प्रिल्यूड नहीं, टिंटर्न एबे लिखा था। लास्ट पोएम जो है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से स्टार्ट हुआ था, टिंटर्न एबे पे एंड, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। एक बार देख लेना, बहुत दिन हो गया जी, मैं भी जी। मतलब देखे हुए, मगर पता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से स्टार्ट हुआ। यस मैम। अच्छा, कितने पोएम कितने, लाइक टोटल पोएम्स कितने थे? 29 पोएम्स हैं इसमें मैम। 29 पोएम्स, जिसमें से 4 पोएम एस.टी. 23 कॉलरिज की थी और बाकी 19 पोएम जो है 23 मैम। वो उनकी थी। गलत बोल दोगे। 29 नहीं है, 23 पोएम्स है, ठीक है। 19 जो 23 है मैम, 23 वो, हाँ 23 पोएम्स है, जिसमें विलियम 19 वर्ड्सवर्थ जो है। है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और 4 पोएम्स जो है जी, वो जी। कोलरिज ने लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, फ्रॉम 1798 टू 1850 एज ऑफ वर्ड्सवर्थ लिख लो। From 1850 to 1900 विक्टोरियन एज। क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे कब से कब तक थी? क्वीन विक्टोरिया थ्रोन It पे also कब called से कब romantic तक age. थी? 1837 मैम she came to throne। And from 1837 to ये ध्यान नहीं आ रहा है। 1901। Okay, from 1850 to 1900 विक्टोरियन एज लिख लिए, और अब कर दो 20th सेंचुरी मॉडर्न एज। विलियम वर्ड्सवर्थ का कुछ डेफिनेशन बहुत जैसे कि पोइट्री के डेफिनेशन याद है किसी को? पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग।
इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, हाँ। अच्छा, ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग क्या है पता है? पीस, शांति, पीसफुल मैम, टोटली पीसफुल। पीसफुल, शांति। पार्शियली करेक्ट, हाँ पार्शियली करेक्ट हो। मतलब इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ पाए क्या तुम लोग? मैम ठीक है, इसको टी.एस. एलियट से पावरफुल फीलिंग। हाँ, क्या बोल? जो वो बोलते हैं एस्केप फ्रॉम इमोशन, पोएट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, जो बोलते हैं कि आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन नहीं, जो टी.एस. एलियट वही ट्रैंक्विलिटी शायद बोल रहे हैं वो तो वहाँ। कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं ना। मतलब वो तो जैसे जैसे ये बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये होता है। मगर टी.एस. एलियट तो एस्केप फ्रॉम, वो बोलते हैं कि लूज, कुछ तो ऐसे करके उनका टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, लाइक एस्केप फ्रॉम टर्निंग turning loose लूज of ऑफ इमोशंस। हाँ, तो ये दोनों तो उसी कॉन्ट्राडिक्टरी समय बात माइंड करते हैं। एंड ट्रैंक्विलिटी के ट्रैंक्विल माइंड उसी टाइम होता है शायद, क्या ट्रैंक्विल माइंड उसी टाइम होता है? जब हम लोग इमोशंस से मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब ओवरबर्डन नहीं होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो देखो, मानो तुम एक फ्लावर को देखे, ठीक है, तुमको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत खुशी होती है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब तुम उस समय ही लिखने बैठोगे ना फ्लावर के बारे में, तो तुम्हारे इमोशंस जो है वो हाइटेंड है। उस समय जो है तुम बहुत अच्छा फ्लावर के बारे में लिखोगे, फिर कुछ दिन के बाद क्या सेटल डाउन हो जाते हैं तुम्हारे इमोशंस। मगर तुम फ्लावर देखे कुछ नहीं, अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रोसेस किए, सेटल डाउन होने दिए, उसके 2 महीने के बाद भी तुम्हें सेम इमोशन रहे उस फ्लावर को देख के, और तब तुम लिखो, और मतलब तो वो बात होती है। लाइक अगर हम लोग पूरे इमोशन में भर के कुछ, मतलब एक होता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग अगर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और तुरंत उसके बारे में लिख दिए, तो वो ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं होता है। अगर तुम उसको पूरा प्रोसेस करके, ऑब्जर्व करके, कुछ पॉइंट अपने साथ मतलब बैठ के, और फिर वो 2 महीने बाद भी तुम पोएम वो फ्लावर को लेके वही फील कर रहे हो, और तब तुम पोएम को लिखते हो, देन उसका जो एक होता है सबलाइन एक एक्सपीरियंस आएगा तुम्हारे राइटिंग में भी और तुम्हारे फीलिंग्स में भी। अच्छा, ऑन सबलाइन किसने लिखा है? लॉन्जाइनस को सुने हो क्या? जी मैम, जो 5 मतलब 5 प्रिंसिपल्स ग्रैंडियर दिए। ऑफ थॉट, फीलिंग्स, इमोशन के बारे में जिन्होंने बात किया कि ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट अगर आपको लिखना है तो क्या होना चाहिए। फिर प्लेटो का वर्क वगैरह देख लेना। थ्योरी ऑफ मिमाइसिस किसने दिया है? एरिस्टोटल मैम। एरिस्टोटल मैम। एरिस्टोटल ने। वेरी गुड। एरिस्टोटल का एक इम्पोर्टेंट वर्क का नाम बताओ। रिपब्लिक। हाँ, रिपब्लिक की कौन से बुक में उन्होंने मिमाइसिस के बारे में बात की है? किससे एक क्या है, देखो, स्पा, ऐसे तुम याद रख सकते हो टर्म। स्पा मतलब जानते हो तुम लोग? SPA। यस मैम, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल। तो स्पा से याद करो, पहले सोफोक्लिस थे, फिर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, ठीक है। तो तुम्हारे सोफोक्लिस जो थे ना वो प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो जो थे तुम्हारे एरिस्टोटल के गुरु थे, ठीक है। एरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि जितने पोएट होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी होते हैं। उन्हें रियल वर्ल्ड में मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उनका एग्जिस्टेंस किस चीज़ में होता है? उनका एग्जिस्टेंस होता है वो लोग एक आर्टिफिशियल दुनिया में जीते हैं, तो इसीलिए एक तरीके से उनकी कोई भी बात है ना उसको बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मगर एरिस्टोटल जो है वो क्या बोलते हैं, अपने गुरु की बात को काटते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? यस मैम। इमिटेशन का मतलब होता है चीज़ों को कॉपी करना, दोहराना, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हर कुछ तो है वो इमिटेशन है, मगर इमिटेशन, मानो तुम्हारा तुम किसी कलर का कपड़ा पहने हो, हमको बहुत अच्छा लगा, हम भी उसी दुकान से कपड़े खरीद लिए, मे बी हम वैसा सिलवा भी लिए, मगर एक माइन्यूट डिफरेंस जो होता है वो तो ऑब्जर्व हो जाता है ना। तो वही उस माइन्यूट डिफरेंस की बात करते हैं कि, और एक चेयर का वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि अगर कोई चेयर है वो
हम कॉपी वही चेयर को करना चाहें, मगर वो एग्जैक्टली कोई भी चीज़ का हम लोग कॉपी एज इट एज नहीं कर सकते हैं, उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ डिफरेंस तो रहता ही रहता है। तो इसके बारे में वो बात करते हैं। तो एरिस्टोटल का तुम लोग रिपब्लिक में जो है वो थ्योरी ऑफ मिमाइसिस को लेके उन्होंने जो बात की है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर तुम्हारा एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बारे में किसने बात की है? बेन जॉनसन में। हाँ, बेन जॉनसन ने बात की है। तो उसमें 4 तरीके का फ्लूइड के बारे में बेन जॉनसन ने बात की है। किसी को याद है क्या? फ्लेम, कॉलर, बाइल, हाँ, मुझे पूरा याद नहीं। ब्लैक बाइल बाइल, याद आ रहा है। येलो, हाँ हाँ, इसके बारे में बात की है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि एरिस्टोटल ने जैसे कि बाय एंड लार्ज समझ लेना कि रिपब्लिक में जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी के बारे में बात किया। प्लॉट को जो है उन्होंने सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है। ये एकदम ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में एकदम पॉपअप होता है ऐसे क्वेश्चन कि डैश इज कॉल्ड द सोल ऑफ ट्रेजेडी और प्लॉट इज कॉल्ड डैश ऑफ ट्रेजेडी। तो प्लॉट इज कॉल्ड सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये याद रखना। फिर 6 to 19 में जो है वो ट्रेजेडी के बारे में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके बताया है एरिस्टोटल ने। ट्रेजिक हीरो के बारे में बताया गया है। मानो कोई भी मतलब ट्रेजिक हीरो का मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? एक ऐसा हीरो जो अपने लाइफ में सफर करता है अपने किसी खुद के फॉल्ट की वजह से, उसको ट्रेजिक हीरो हाँ, कहा है एरिस्टोटल ने। हाँ ओन ह्यूमन फ्लॉ। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, जैसे कि मानो अगर किसी के साथ, जैसे मानो कोई एक बेगर है, ठीक है, उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो सॉरी टू से मगर कितने लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। बहुत रेयरली किसी को फर्क पड़ता है, राइट? यस मैम। मगर मानो MS धोनी ही हो गए या कोई इस तरीके के कैरेक्टर जिनके घर में कुछ हो जाता है तो देखो वो क्या हो जाता है, वो टेलीविजन का न्यूज़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेजिडी होने का पहला जो एलिमेंट है वो यही है कि अ हीरो शुड बी ऑफ हाई स्टेटस। ठीक है, वो उसका स्टेटस जो है वो हाई होना चाहिए। 2 टर्म है, एक है हमर्सिया और पेरिपेटिया। ये 2 टर्म सुने हो तुम लोग? जी यस मैम। मैम। जी मैम। क्या ये तो याद रखना। पहली बात तो ये कि एकदम भूलना मत गलती से भी। ये हमर्सिया और पेरिपेटिया तो एरिस्टोटल का बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमर्सिया क्या होता है? ओन ट्रेजिक फ्लॉ और फ्लो होता है फैटल मैम। फ्लॉ जिसके वजह से ट्रेजिक हीरो फ्लो। सफर करता है इन फ्यूचर। हाँ, जैसे मैकबेथ में ले लो तो क्या था उसका हमर्सिया? मैम जो वो विचेस जो रहती है ओवर उसके जो एम्बिशियस। या वो ओवर हाँ, वो एम्बिशियस बहुत ओवर एम्बिशियस थे। ठीक है, कि मतलब क्या था कि उनको एक तरीके से वो सपना देखना स्टार्ट कर दिए थे कि वो ही डेनमार्क के किंग बन जाएंगे। और उस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने जो मतलब स्टार्ट किया प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करना, तो वही एक तरीके से उनका ओवर एम्बिशियस होना क्या हो गया, उनका ट्रेजिक फ्लॉ हो गया, हमर्सिया हो गया। लॉन्जाइनस का ऑन सब्लाइम देख लेना, बहुत फेमस है। उनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक भी कहते हैं। अच्छा, ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। कौन से ईयर में पता है? 1668 में। उसमें 4 ऐसे राइटर्स हैं क्रिटिक हैं जो कि आपस में डिबेट करने, इस जो एसे है इसको जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया था? एसे फॉर्म में लिखा गया था, जिसमें 4 क्रिटिक है जो कि अपने अपने जॉनर, जैसे कोई इंग्लिश क्रिटिक है तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है ड्रामा वो सबसे अच्छा होता है। फिर तुम्हारे फ्रांस के जो है वो अपना विंडिकेट कर रहे हैं। फिर कोई मानो इंग्लिश ड्रामा के सपोर्ट में बोल रहा है, कोई एंशिएंट ड्रामा के सपोर्ट में बोल रहा है। तो निएंडर करके उसमें एक कैरेक्टर है, वो कौन है?
वही मैम ड्राइडेन खुद हैं जो Neander. इंग्लिश ड्रामा को हाँ हाँ, ड्राइडन हिमसेल्फ इज निएंडर देयर। तो मतलब ये जितना क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है और आने का चांसेस है, तो इसीलिए ये सब चीज़ को एक बार बस हम तुम लोगों को रिमाइंड करा दे रहे हैं। निएंडर मैम से ड्राइडेन खुद रहते हैं जो निएंडर इंग्लिश ड्रामा को ड्राइडन फेस था करते थे हाँ, जो कि इंग्लिश ड्रामा को प्रेजेंट किए थे। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा है? कोलरिज। एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज। एसटी कॉलरेज। हाँ, 1800 और ये 2 वॉल्यूम में है, ठीक है। इसमें उन्होंने 2-3-4 टर्म को क्वाइन किया। एक तो तुम्हारा प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन और फैंसी और इमेजिनेशन, ठीक है। उसमें प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन में उन्होंने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है। किसी को याद है क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में? मैम इसमें पहला है कि ये प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वो आपको ये होता है एक ऐसा कंपाउंड जो दोबारा नहीं ये हो सकता है, अलग नहीं हो सकता, इस तरह का बात बताई गई। देखो प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है ना वो सब में होता है, सबके माइंड में होता है प्राइमरी। जैसे कि कोई भी है, हम भी हैं, तुम भी है, कोई भी एक चीज़ को देखो तो देखते ही कोई भी एक थॉट है दिमाग में आया, उस चीज़ को लेके इमेजिन करे, तो वही वो मतलब होता है ना, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। प्राइमरी है मतलब क्या, इंस्टिंक्टिव है, मतलब कि तुम ऑल ऑफ अ सडन जो होता है ना एक बार कि हम लोग कोई भी विचार आया ऑल ऑफ अ सडन, तो वो नहीं बोलते, हम लोग स्ट्रक्चर करके उसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन है जो कि सबके माइंड में आता है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होता है, उसमें एक पोएटिक विजन होता है, एक एक्टिव और ज़्यादा एक्टिव इमेजिनेशन उसमें इंक्लूडेड होता है। वो बस जीनियस माइंड जो होते हैं, जो राइटर जो होता है, वो एक अपने इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके लिखते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी इमेजिनेशन कहते हैं। और सेकेंडरी इमेजिनेशन यही ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बर्थ से ही हो जाए, हो सकता है एक टाइम तक तुम बहुत प्रैक्टिस करो, उससे भी तुम्हारा सेकेंडरी इमेजिनेशन डेवलप होता है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म किसने दिया था? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एस.टी. कोलरिज ने दिया था। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब जान रहे हो क्या है? मानो कोई भी फिल्म देख रहे हो तुम, तो क्या फिल्म में देखते हुए हर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम कंसर्न रहते हो कि ये तो तुम्हारा मतलब फिल्म चल रहा है, इमेजिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी फिल्म भी देख रहे हैं हम लोग तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, ऑल्दो वी नो कि वो इमेजिनेशन चल रहा है या फिर नॉन रियल परफॉर्मेंस चल रहा है, बट स्टिल एज एन ऑडियंस हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फिल्म में कि हम लोग को क्या लगने लगता है कि रियलिटी चल रहा है, कि वी बिकम वन विद द सीन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि हम लोग विलिंगली सस्पेंड करते हैं। हम लोग का जो बिलीफ है कि हम लोग ऑल्दो जान रहे हैं कि जो भी दिखाया जा रहा है पर्दे में वो फिक्शनल है, बट स्टिल वी डेयर टू हैव दैट कनेक्शन ऑफ वननेस कि मानो कोई भी ऐसा सीन चल रहा है, मानो किस क्या सीन चल रहा है, कोई भी कुछ क्या कोई भी ऐसा सीन, जैसे कि मानो कोई भी फ्रेंड है, वो लोग बिछड़ रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, मे बी कोई विदाई सीन हो गया या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया जिसको देख के हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। या फिर कोई भी गॉथिक अगर वो है सीन है, बहुत ही ज़्यादा कोई डरावना सीन है, तो उसको देख के हम लोग डरना स्टार्ट करते हैं। तो उसको क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग विलिंगली सस्पेंड करते हैं अपना बिलीफ टू इंजॉय दैट टू इंजॉय दैट मूवी और टू have that kind of connection। मैथ्यू अर्नल्ड के बारे में सुने होगे तुम लोग, उनका 2-3 फेमस पोएम के बारे में बताना। डोवर विच, स्कॉलर जिप्सी, सोहराब एंड रुस्तम, ये 3 वर्क हैं जो मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैथ्यू अर्नल्ड जो है पोएम्स के लिए ज़्यादा फेमस नहीं थे, वो लिटरेरी फॉर्म जो है उसके लिए फेमस थे, जैसे कि द फंक्शन ऑफ पोइट्री एज प्रेजेंट टाइम उन्होंने लिखा है, उसके लिए वो बहुत फेमस थे। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, ये 3 वर्क है जो कि लिखे थे मैथ्यू अर्नल्ड।
और उसके लिए वो बहुत फेमस है। एक टर्म है टचस्टोन मेथड, ये टर्म किसने कॉइन किया है? मैथ्यू आर्नोल्ड मैम। मैथ्यू आर्नोल्ड का ही। मैथ्यू आर्नोल्ड। कॉइन किया। क्या होता है टचस्टोन? हाँ, टचस्टोन मेथड का मीनिंग क्या होता है? हेलो, यस मैम। टचस्टोन का मैम मतलब अभी क्या याद होता है? नहीं आ रहा है। टचस्टोन का मतलब है यार्डस्टिक, मतलब कि तुम कंपेयर करते हो कि मतलब हाईएस्ट फॉर्म, जैसे कि मान लो शेक्सपियर है तो उसको 16th सेंचुरी में वो बहुत अच्छा पोएम्स लिखते थे। तो आज के अगर किसी भी राइटर को हमको ये करना है, कंपेयर करना है कि वो क्या अच्छा लिखते हैं नहीं, तो शेक्सपियर के कुछ लाइन को हम पिकअप कर लेंगे, जैसे कि लेट मी नॉट मैरिज टू द ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडमेंट, लव इज नॉट द लव विच ऑल्टर व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड। तो इस लाइन को पढ़ के हमको जो एक एक्सप्रेशन आ रहा है, वही एक्सप्रेशन उस राइटर को पढ़ के अभी प्रेजेंट में आ रहा है या नहीं, तो वो एक यार्डस्टिक होता है, वो एक पैमाना होता है जिस पैमाने पे हम लोग स्केल करते हैं। जैसे कि तराजू होता है ना, उसमें आधा किलो कुछ भी लेना है हम लोग को, तो देखते हैं कुछ वो आधा किलो का जो वेट होता है वो रख देते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, टचस्टोन होता है। तो मे बी शेक्सपियर का कोई कुछ लाइन्स है, उसको हम लोग उठा के और फिर देखते हैं कि वो उस लेवल का राइटिंग है या नहीं, उस लेवल का उसमें इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं। समझ पा रहे हो क्या? हाँ मैम, ये कंपैरिजन Yes, ma'am. टूल होते हैं जो दांते और होमर्स एंशिएंट राइटर से जो लाइन कंपेयर करने और बोलते हैं। होमर, और उनने बोला था कि विलियम शेक्सपियर, सॉरी, जॉफरी चॉसर लैक हाई सीरियसनेस, उनमें सीरियसनेस नहीं है उतना, जी मैम। उसके बारे में भी उन्होंने कुछ बात की थी। टीएस इलियट के कोई इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बताओ। The द वेस्टलैंड। लव सॉन्ग ऑफ 1922 में उन्होंने लिखा था उसमें। हाँ, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से स्टार्ट किया है, लाइन का स्टार्ट है। और दाता दयाधम कुछ ऐसे करके है जो कि एंड लाइन है। कोई भी पोएम है ना, उसका स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन देख लेना। लव सॉन्ग ऑफ जेलफोर्ड प्रोकोफ भी उन्होंने लिखा है 1915 में। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मेंट टू बी, इम्पोर्टेंट लाइन्स है। फिर एक माइकल एंजेलो करके कैरेक्टर है, पेंटर है, उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया है लव सॉन्ग ऑफ जेलफोर्ड प्रोकोफ में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है पता है? coming Stream and of going of consciousness. thoughts in the mind. हाँ, मतलब ऑल ऑफ अभी जो सडन चल तुम्हारे रहा है- माइंड में कोई भी ख्याल आ रहे हैं। हाँ हाँ, अभी जो चल रहा है उसको प्रीवियस कोई चीज से रिलेट करके देखना, मैम इस तरह का। नहीं बाबू, वो नहीं। तो मतलब ऑल ऑफ सडन तुम्हारे माइंड मैम में कोई स्ट्रीम भी ऑफ कॉन्शियसनेस चीज ये आ होता रहा है कि है। हम अभी यहाँ पे हैं, क्लास में हैं, लेकिन मेरा हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज। क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? मतलब तुम पास्ट और प्रेजेंट में बार बार चले जाओगे। मानो कि अभी तुम हो प्रेजेंट में, फिर तुम पास्ट में चले जाओगे, फिर तुम प्रेजेंट में आओगे, फिर तुम फ्यूचर में चले जाओगे। मतलब तुम्हारा माइंड एक जगह फिक्स है ही नहीं, वो फ्लक्स वाले फॉर्म में है। फ्लक्स मतलब क्या, एक पेंडुलम की तरह तुम या तो कभी पास्ट में डवेल कर रहे हो, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर में। तो उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जितने मॉडर्न राइटर हैं तुम्हारे, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे ही मतलब मोस्टली कहानी को लिखे हैं। और टीएस इलियट ने कुछ टर्म्स हैं वो दिया है, जैसे कि यूनिफिकेशन और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, एक बार पढ़ लेना प्लीज, एग्जाम में इसे पॉपअप होंगे क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ डीप पर्सनलाइजेशन भी उन्होंने दिया है, और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी उन्होंने दिया है। उनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। यही सब कुछ है। देखो, लिटरेचर कुछ नोट्स हम भेज देंगे, बाकी बीएचयू का सिलेबस भेज देंगे। अगर तुम लोग को ज़रूरत होगा तो तुम लोग बोलना, सब हम कुछ और अरेंज करने की कोशिश करेंगे। बाकी arpitakarwa.com करके है, उसमें नेट के सिलेबस, मतलब नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं।
मगर मेरा यही कहना है कि बहुत कम टाइम है और तुम लोग को बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए जो भी है अभी वो तुम लोग बस यही करो कि BHU का सिलेबस देख लो। बाकी मेरे पास जितना कंटेंट है हम तुम लोग को भेज दे रहे हैं, मानू को भेज देंगे, मानू तुम लोग को ग्रुप में भेज देगी। तुम लोग को और जिस तरीके का हेल्प चाहिए हमसे ले लेना। बाकी हमको तुम लोग से अभी एक क्लास में समझ में आ गया है, तुम लोग को ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, तुम लोग को बस थोड़ा ब्रशअप नहीं है आइडियाज़ को, तो इसलिए थोड़े से कंसर्न हो रहे थे तुम लोग। तो ऑल द वेरी बेस्ट और आराम से एग्जाम दो। कोई भी ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सा लगेगा तुम लोग को। अच्छा है, ठीक है, गुड लक। अच्छा लगा हमको तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके और थैंक यू मैम, हम लोगों को भी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया मैम आपका। ठीक है।